हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम थर्ड जैन के पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और इसी तरह आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद जीएनपी पर मिल जाएगा। तो अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की, वो भी काफी किफायती फी में। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, अभी ऑफर का लाभ उठाएं। मिनिमम प्राइस JJPY 2i कोड यूज करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो और जो स्टूडेंट पास प्रो लेना चाहते हैं, पास प्रो में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स मॉक टेस्ट के रूप में दिए जाते हैं, जिसे आप दे सकते हैं एज ए प्रैक्टिस के रूप में, और अनलिमिटेड रिवीजन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक पास से जुड़े और अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाएं। और जो स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और मिनिमम प्राइस में अपने कोर्स से जुड़ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण करने के साथ चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन पूरा करता है। ए आर दोनों से ये आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन एकदम राइट है। अब चंद्रमा का मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख होता है, उसका कारण क्या होता है? चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन घूमने में लगता है, जैसे क्या होता है कि वो कम प्रतीत होता है, रोटेट करता है। वो अर्थ है अपने अक्ष पर 24 आवर में घूर्णन करती है, जिसकी वजह से होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सम्मुख हमेशा दिखता है। इसका ऑप्शन राइट 1 हो गया। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगते हैं, और साथ ही चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने की अवधि में लगभग 27.3 दिन लगाता है। इस प्रकार अपनी धुरी पर घूमने के लिए चंद्रमा का घूर्णन समय कक्षीय तल के साथ उसकी परिक्रमा के साथ अतिव्यापी यानी कि ओवरलैप कर जाता है, जिसकी वजह से होता है कुछ हद तक वो सेम दिखता है। चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। चंद्रमा हर दिन 27.322 दिनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अपनी धुरी पर एक बार घूमने में ही वह 27 दिन लगाते हैं। नतीजतन चंद्रमा घूमता हुआ प्रतीत न होता है, लेकिन पृथ्वी के प्रेक्षक को लगभग स्थिर लगता है। चंद्रमा का वह भाग जो सदा पृथ्वी की ओर रहता है निकट भाग कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसका घूर्णन धीमा होता है, इसलिए पूर्वी तरफ अतिरिक्त 8 डिग्री दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, मकरगंध को शहद में बदलने के लिए जल की मात्रा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो क्या होता है कि मकरगंध होता है, जो मोम होता है, उसको शहद में चेंज करने के लिए उसमें क्या होता है कि जल की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। शहद लार के साथ मिश्रित एक मकरगंध है और शहद की थैली में जमा होता है। शहद में मुख्य रूप से लैक्टोज, फ्रक्टोज, अन्य शर्करा, माल्टोज, सुक्रोज आदि होते हैं। मधुमक्खियों पुष्प से मकरगंध एकत्र करती है और इसे शहद के पेट में जमा करती है। फिर मधुमक्खियां मकरगंध से इन्वर्टेज एंजाइम मिलाती हैं। इन्वर्टेज क्या होता है कि सुक्रोज को तोड़ता है, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। शहद में क्या होता है? फ्रक्टोज ग्लूकोज होता है। कर्मी मधुमक्खियां मकरगंध को घरेलू मक्खियों को हस्तांतरित करती है और इसे अधिक एंजाइम में मिलाती है। उनके छत्तों पर मकरगंध शहद में बदल जाता है। मकरगंध आमतौर पर 70 से 80% जल की मात्रा में होता है, लेकिन जब वो शहद में बदलता है तो वो मात्रा कम होकर 17 से 18% ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, मछलियों के शरीर की सतह सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षय में किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है? यानी कि मछलियों की रक्षा सूक्ष्म जीवों से कौन करता है? वो होती है श्लेष परत। मछली का शल्क एक छोटी कठोर संरचना होती है। मछली की त्वचा से निकलते चिकने शल्क उनके चलन में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। सभी मछलियों के शरीर की सतह पर त्वचा की श्लेष्म ग्रंथि होती है। श्लेष्म ग्लैंड श्लेष्मा को सिक्रीट करती है। यह श्लेष्म ग्रंथि जल में संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और ज्यादातर जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा क्षय
से सुरक्षा में मदद करती है। मछली के पंख होते हैं जो तैराकी स्थिरता संचालन में उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। तो स्टेटमेंट बोल रहा है शेर घास नहीं खाता, ये ऑप्शन राइट है क्योंकि शेर मांसाहारी होता है और कार्निवरस लोग होते हैं जो घास नहीं खाते क्योंकि उनके जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं वो सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते। बहुत से जंतु सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते, जो ऑप्शन भी राइट है। तो ए जो स्टेटमेंट है वो रीजन का स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। शेर मांसाहारी होते हैं, ज्यादातर मांस खाते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार शेर घास नहीं खाते, लेकिन घास न होने पर भी वे मर जाएंगे क्योंकि वे जो शिकार पकड़ते हैं वे घास खाता है। घास को किसी भी शेर का भोजन स्रोत नहीं माना जाता क्योंकि वे घास को पचाने में सक्षम नहीं है। आहार श्रृंखला पर आधारित कथन सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है। मांसाहारी जंतु सेलुलोज को नहीं पचा पाते क्योंकि मांसाहारी जंतुओं में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। मांसाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन सरल और बहुत ही छोटी होती है, यह केवल लवण और जल को ही अवशोषित करने में मदद करती है। सेलुलोज ग्लूकोज की एक श्रृंखला है, इसे जंतु द्वारा विखंडित नहीं किया जाता, लेकिन कुछ जंतु जैसे गाय और शाकाहारी घास चरते हैं जिससे पेट में सहजीवी जीवाणु होते हैं सेलुलोज को पचा सकते हैं। पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड किया कीजिए क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन लिया गया है, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस एक पुष्प विहीन बीज विहीन पादप है जो जमीन पर उगता है। एक्स क्या हो सकता है? पुष्प भी नहीं है, बीज भी नहीं है। तो एक तो होते हैं एंजियोस्पर्म, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होते हैं जिसमें नेकेड सीड होता है, सीड पे कवरिंग नहीं होती। एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो सीड होती है उन पे कवरिंग होती है। अब सीड पे कवरिंग होगी तो वो क्या बनाएगा? बीज भी बनाएगा और फूल भी बनाएगा। अब ये बोल रहा है कि सीड विहीन यानी कि जो नेकेड सीड है तो वो क्या हो जाएगा? तो परांग हो जाएगा। परांग जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पादप है। चीड़ गिंगको एक्सेट्रा एंजियोस्पर्म जिसमें बीज युक्त पादप है। उत्तकों के अंदर विकसित होते पादप को फल बनाने के लिए संशोधित हो जाते हैं। पेंटूनिया बैंगन। अब चीड़ के वृक्ष जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में आते हैं। बीज युक्त पादप है, ऑप्शन गलत है क्योंकि शैवाल थैलापाइटा श्रेणी में है। बीज विहीन अपुष्टि पादप है, लेकिन शैवाल जलीय पादप जैसे जीव है। ऑर्किड यू एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट है, जो ऑप्शन भी रॉन्ग है। पराग जिम्नोस्पर्म जिसमें अपुष्पी पादप बीज विहीन पादप जो जमीन पर उगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से ग्लूटोन होता है जिसके कुछ कारण व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है, यानी कि ग्लूटोन। चावल में स्टार्च पाया जाता है, ये ऑप्शन वैसे रॉन्ग हो गया। रागी और सरसों ग्लूटोन इसमें मिलते नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर गेहूं। ग्लूटोन दो प्रोटीन राई गेहूं जौ सरसों कुछ अनाजों में पाए जाने वाले प्रोलैमिन ग्लूटोनिन का मिक्सचर है। ग्लूटोन प्रोबायोटिक के रूप में कार्य करता है, हमारे शरीर के लाभकारी जीवाणु का भोजन बनाता है। गेहूं के उत्पाद ब्रेड भोजन अनाज आमतौर पर प्रोटीन और घटक होते हैं और एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। सीलिया एक रोग प्रोटीन से शुरू हो सकता है जो अनाज जैसे गेहूं आदि में पाया जाता है। सीलिएक रोग एक पाचन सप्रति विकार है जो हमारी छोटी आंत को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ ब्रेड जैसे ग्लूटोन पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ पर निर्भर करते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्स और ब्रेड गेहूं के उत्पादों से बने होते हैं। अधिक गेहूं उत्पादन के सेवन से एलर्जी के रूप में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ऑप्टिक्स चैप्टर लाइट वाला, ये सब थोड़ा अच्छे से देखना क्योंकि हर बार इसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। विटामिन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कुछ टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुए हैं तो उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। फिजिक्स में है मैग्नेट। आते हैं आंसर पर। दूध
में चीनी मिलना, ये तो दूध में चीनी मिलना केमिकल चेंज है नहीं। दूध से दही जमना, से दही जमती है लैक्टोज एसिड के कारण, जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब दूध से पनीर बनना, ये भी इसकी स्टेट को चेंज कर देता है, तो ये भी हो गया बी और सी राइट आंसर। चीनी मिलाना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध में चीनी घुलने के बाद गुण नहीं बदलते, न ही नया पदार्थ बनता है। दूध से दही जमना रासायनिक है, क्योंकि नया पदार्थ लैक्टिक अम्ल बनाता है। दूध से पनीर बनना भी एक रासायनिक पदार्थ है। दूध में रेनिट नामक एंजाइम मिलता है, रेनिन जिसे बोला जाता है। पनीर बनता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, दूध फटकर दूध के तरल भाग से अलग हो जाता है। दूध एक जैसा नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा मजबूत प्राकृतिक तंतु यानी कि फाइबर रेशम जो है सबसे ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि वो कोकून से प्राप्त होता है। प्रकृति में सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु में एक है रेशम। दो प्रोटीन फाइब्रो और सेरेनिन से होते हैं। रेशम तंतु मुख्य रूप से रेशम कीट सिल्क से मोती उत्पन्न होता है, जिसे बोम्बिक्स मोरी कहा जाता है। हल्का लचीला तंतु उस श्रेणी के स्टील की तुलना में वजन के हिसाब से 5 गुना मजबूत होता है और अत्यधिक खिंचाव वाला होता है, जो आने वाले कीटों और अन्य शिकार को रोक देता है। ऊन भेड़, खरगोश, बकरी, फ्लीस से प्राप्त होते हैं, ये इतने मजबूत नहीं होते। बाकी आप पढ़ना पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक कृत्रिम सूचक है? एक तो होता है नेचुरल, एक होता है कृत्रिम, जो होता है आर्टिफिशियल, जो हम लैब में बनाते हैं। हल्दी नेचर से प्राप्त होती है, गुड़हल नेचर से मिलता है, लिटमस लाइकेंस जो बनते हैं इंडिकेटर, लिटमस विलियन, मिथिल ऑरेंज विलियन। तो ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसको बनाया जाता है लैब में सल्फोनिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट को मिलाकर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हल्दी का विलयन प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, प्रकंदी शाक्य बहुवर्षीय पादप है, पीला रंजक होता है, अम्लीय माध्यम में पीला ही रहता है, ये क्षार के विलयन में लाल हो जाता है, क्षार में लाल हो जाता है। लिटमस प्राकृतिक अम्ल का सूचक भी है, लाइकेन पादप से प्राप्त होता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक है, इनकी बैंगनी वोयलेट। गुड़हल गुड़हल भी नेचुरल है, झाड़ीदार गुड़हल से प्राप्त किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो कि सल्फोनिक अम्ल में सोडियम नाइट्रेट को मिलाकर बनाते हैं, और ये अम्लीय विलयन में मिलाने पर नारंगी हो जाता है और क्षार में पीला। मिथाइल ऑरेंज का एसिड बेस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन के आता है मैच द फॉलोइंग में, तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखना। अम्लीय विलयन में अगर इसको मिलाते हैं तो ये ऑरेंज कलर देगा, और क्षार में मिलाते हैं तो येलो देता है। क्वेश्चन नंबर 10, अदिति अपने मित्र को गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, उसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए किस पदार्थ का यूज किया था? तो क्या होता है कि किसी भी इंडिकेटर को जब रिएक्ट कराना होता है तो वो बेस के साथ करता है। तो सोडियम लवण हो गया, ये तो नेचुरल है, उदासीन हो गया। ग्लूकोज एसिडिक है, नींबू का रस एसिडिक है, तो बेकिंग सोडा विलयन, ये है क्षारीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षार विलयन में भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। चुकंदर का रस सूचक है, बेकिंग सोडा क्षारीय विलयन, चुकंदर एक सूचक है, बेकिंग सोडा चुकंदर के साथ अभिक्रिया करता है और गुप्त संदेश दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, समरूप जुड़वा का जन्म होता है अलैंगिक प्रजनन से, 2 अंडों के निषेचन से, 2 शुक्राणु द्वारा 2 अंडों के निषेचन से, और 1 शुक्राणु और 1 अंडे के निषेचन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि हम 2 शुक्राणु और 2 अंडों से निषेचन से इसमें कंफ्यूज होते हैं। मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस बनाते हैं, एक जुग्मनज के रूप में जाना जाता है। ये क्या होता है कि निषेचित अंडे पुनरुत्पादित होते हैं जो विभाजित हो जाते हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप समान आनुवंशिक व्यक्तियों के साथ 2 बच्चे का जन्म होता है। यानी कि जो ट्विंस होते हैं वो होते हैं एक एग फर्टिलाइज होने के बाद अगर वो दोबारा फर्टिलाइज हो जाता है उस स्पर्म से, तो वो ट्विंस को बच्चों को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल जैसे प्लास्टिक के हैंडल से
अत्यधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? तो जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो प्लास्टिक होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दरवाजे का हैंडल है वो अत्यधिक ठंडा महसूस होता है। जो उसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक की अपेक्षा धातु की ऊष्मा बेहतर संवाहक है। धातु की वस्तु आसानी से ऊष्मा का चालन करती है, प्लास्टिक की तुलना में ऊष्मीय ऊर्जा का पिंड से बहुत तेजी से दूर करती है, इसलिए धातु के दरवाजे प्लास्टिक के दरवाजों की तुलना में अत्यधिक ठंडे लगते हैं छूने पर। संवाहक ऊष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देते, ऊष्मा का चालन करते। कुचालक जो ऊष्मा का चालन नहीं करते, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट। ऊष्मीय चालक ठोस सामग्री के फलक से बहने वाली ऊष्मा की मात्रा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र, तापमान और अवधि में समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कथनों को पढ़िए और विकल्प को चुनिए। पराश्रव्य ध्वनि मनुष्य के लिए अवश्रव्य यानी कि मनुष्य उसको सुन नहीं सकता, अल्ट्रासोनिक साउंड को, ये ऑप्शन भी राइट है। मानव की कान 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये ऑप्शन भी सही है। अब साउंड तीन होती है, एक तो ऑडिबल होती है, एक इंफ्रासोनिक होती है, एक अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल होती है जो 20 से 20 किलो हर्ट्ज के मिड में होती है, इंफ्रासोनिक होती है 20 किलो हर्ट्ज से कम होती है, अल्ट्रा होती है वो ज़्यादा होती है। इंफ्रासोनिक होते हैं जो हाथी वगैरह होते हैं सुन सकते हैं, और अल्ट्रासोनिक होती है जो डॉल्फिन्स वगैरह, बैट है, वो सब निकालते हैं ना, उनको मीडियम के लिए यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक को। और जो कांच को साफ करने में भी अल्ट्रासोनिक का यूज़ किया जाता है, सोनोग्राफी मशीन में अल्ट्रासोनिक का यूज़ किया जाता है। कुछ पॉइंट है जिसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक अर्थिंग वायर होती है वो क्यों लगाई जाती है? अब अर्थिंग वायर लगाने का कारण होता है बिजली जब बिल्डिंग से टकराती है तो उसमें जो चार्ज होता है वो अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थ में आ जाता है, इसकी वजह से। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। तड़ित चालक किसी भवन के शीर्ष पर लगी धातु की छड़ को भवन की सुरक्षा के लिए मोटे तोर की सहायता से विद्युत रूप में जमीन से जोड़ा जाता है। बिजली की घटना को बिजली के सुचालक रूप से में जाना जाता है। यदि बिजली इमारत को निशाना बनाती है तो चालक से टकराएगी और इमारत से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से जमीन पर गिरेगी। तांबा एक बहुत अच्छा विद्युत का चालक है। सुचालक से जुड़े विद्युत क्षेत्र को बनाने का कोई सोर्स नहीं है। सुचालक उस पर आने वाली सभी परिवर्तनों को लेकर पृथ्वी में गहराई तक लेके जाता है। प्रहार के दौरान विद्युत के निर्वहन का मार्ग प्रदान करने और बिजली के प्रहार से इमारत की रक्षा करने के लिए इमारत में बिजली कंडक्टर स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक रेशों में कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशे में कपड़े पहने हो तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। तो कृत्रिम रेशे जलते हैं तो क्या होता है कि वो पिघलकर एक लिक्विड में बन जाते हैं, चिपचिपे पदार्थ के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कृत्रिम रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों की वजह अधिक आसानी से आग पकड़ लेते हैं क्योंकि वे कृत्रिम बहुलक रेशे होते हैं जो गर्म करने पर जलने पर पिघल जाते हैं। गर्म करने पर कृत्रिम रेशे पिघल जाता है, लो में सिकुड़ जाता है, चिपचिपे तरल में जल जाता है, इसी तरह पहने वाले शरीर से चिपक जाता है। इसलिए कृत्रिम रेशे प्राकृतिक कपड़े की वजह कृत्रिम रेशे पहनने के दौरान आग की दुर्घटना गंभीर रूप से जलता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा मिश्रण का समूह है? तो लकड़ी, वायु और रेत, ये सब है मिश्रण का समूह। जल है, जल यौगिक में आता है। नमक केमिकल रिएक्शन, ये भी यौगिक है क्योंकि फॉर्मूला बनाता है। नमक है NaCl बनाएगा, जल है H2O बनाएगा, ये भी कंपाउंड हो गया। तो ए फर्स्ट और सेकंड तो वैसे रॉन्ग होगा, थर्ड भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी स्पीड बतानी। स्पीड के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, एवरेज स्पीड से न्यूमेरिकल बेस, तो थोड़ी सी न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस रखना आप लोग। 360 मीटर टोटल डिस्टेंस, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 2 को 60 से गुना किया 120, 120 हो गया, तो ये हो गया 0.03 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो इसकी इमेज हमें बनानी है आभासी। फोकस दूरी है इसकी 20 सेंटीमीटर। फोकस यहाँ पे हो गया। तो जो वर्चुअल इमेज बनाते हैं ना हम, तो उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? पोल और फोकस के मिड में रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो मिलती हुई प्रतीत होती है, बट वो मिलती नहीं है। तो इसकी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10 सेंटीमीटर, जो इसकी हाफ होती है। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा इसके अधिकतम किस भाग पर चिपकता है? तो ध्रुवों पर चिपकेगा, क्योंकि चुंबक का जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर होती है उनके पोल पर होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 20, BCD निम्न 4 माध्यम में निरूपित करते हैं। ए वायु, जल, लोहा, निर्वात। तो ध्वनि की न्यूनतम और अधिकतम चाल पूछ रहा है। तो साउंड के लिए सबसे ज्यादा साउंड सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो सबसे ज्यादा होगी सॉलिड में तो लोहा, जो सबसे कम होगी वो गैस में, यानी कि एयर। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। ये इसकी थ्योरी है, इसको पढ़ना। ये था आपका आज का वीडियो। तो इसी तरह आने वाले सभी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपके 2 ही शिफ्ट के एग्जाम के पेपर बचते हैं, और 23 का मेरे पास एक एग्जाम आया जिसको मैं करा दूंगी। उसके बाद हम NCERT से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल से जुड़ जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।